तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि साथियों, ये जो झंडे का रंग आप लोग लेकर आए हैं, अगर ये सुदर्शन चक्र को मान लिया जाएगा तो देश में मनुस्मृति का शासन चलेगा और मनुस्मृति के शासन के आधार पर जाति पाति चलेगी। और इसी के चलते तो भारत खंड खंड हुआ है। तो क्या फिर भारत का विनाश चाहते हैं? तो लोगों ने कहा नहीं भाई, ये तो बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, इसको बचा के रखना। तो लोगों ने पूछा कि अगर मुस्लिम लीग का झंडा फहराएंगे तो कहा कि जाना पड़ेगा आपको फिर करबला के मैदान में और वहीं आपको सांस्कृतिक गुलामी करनी होगी। तब पूछा काबा करबला। फिर पूछा लोगों ने कि ये जो हंसिया हथौड़ा लेकर आए हैं कम्युनिस्ट वाले, बड़े क्रांतिकारी हैं, तो हुआ कि फिर रसिया की गुलामी करनी पड़ेगी सांस्कृतिक। तब हुआ कि करना क्या चाहिए? तो चौथे नंबर पर लोगों ने कहा अंग्रेजों की ध्वज को स्वीकार कर लो। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर अंग्रेजों से आजादी चाहते हो, कि राजनीतिक आजादी मिल जाए, तो दिमागी सांस्कृतिक गुलामी क्यों ढोना चाहते हो? तब वहां पर लोगों ने कहा बात तो सही है, ये भी नहीं चलेगा। तब हुआ गांधी जी का। तो उन गांधी जी के तिरंगे में जो चरखा है वह कोई हमारे सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक नहीं है। तो लोगों ने पूछा तो बाबा साहब आप किसको लाना चाहते हैं? तो संजोग से देखो कि अंग्रेज भारत में आए थे और सारनाथ की खुदाई में यह अशोक का चक्र मिला था, सिंह की लाट मिली थी। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के जो सभी सदस्य थे उनकी मौजूदगी में पूछा कि दुनिया के इतिहास से भरे पड़े पन्नों में राजाओं महाराजाओं संत महात्माओं के बीच महाराज अशोक नक्षत्र मंडल में एकाकी तारे की भांति चमक रहे हैं। हर युग और हर राष्ट्र ऐसे शासक को जन्म नहीं दे सकता है। ये बात विसेंट स्मिथ जैसे अंग्रेजों ने लिखा था। पूरे दुनिया के राजाओं का, महाराजाओं का, सम्राटों का, साधु महात्माओं को एक तरफ खड़ा करके देखा कि इनके अंदर जो गुण है, इनका वाणी आचरण है, और एक तरफ राजा अशोक है। दोनों में देखा तो कहा कि एक तरफ हिमालय पर्वत है और दूसरे तरफ भंटा और तरकारी है, इनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब जाके सर्वसम्मत से पारित हुआ कि महाराज अशोक का चक्र तिरंगे में रखा जाना चाहिए। इतनी बड़ी गंभीर बात जो संविधान सभा के लिखित रिकॉर्ड में है, हमारा प्रधानमंत्री जी नहीं जानते। मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं है। सब जानकारी है, वो इसलिए नहीं बताना चाहते कि प्रधानमंत्री के मुंह से निकलेगा तो भारत का बच्चा बच्चा जाग जाएगा और भारत की सरकार बनाने के लिए उठकर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए वो बहाना कर रहे हैं। यही बात वो हमें छुपाना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो छुपाएं। हमारे कौम की जिम्मेदारी है, भारत के बहुजनों की जिम्मेदारी है कि सच्चाई को प्रत्येक भारतवासी के पास पहुंचाएं। तभी हम लोग जागरूक होकर के फिर लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आता हूं दूसरी लाइन पर। जब राजा चंद्रगुप्त के खौफ से भाग गए, समझौता हो गया, तो दरबार में उनकी बेटी आई, घर की बहू बनकर के हेलेना। पहले से भी एक हमारी माँ थी दुर्धरा, इसके बावजूद भी दहेज में राजदूत के रूप में बनकर के आए हैं मेगास्थनीज। और उन्होंने आंखों देखा हाल का भारत लिखा किताब में, उस किताब का नाम है मेगास्थनीज की इंडिका। कृपया यहाँ उपस्थित सारे लोग विचार करिए कि कितने लोगों ने मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ा है, देखा है आंख से। भारत से वह किताब गायब और पूरे दुनिया की लाइब्रेरी से गायब कर दी गई। और जिस लाइब्रेरी में मुख्य रूप से रखा गया था ग्रीक, जहां से सिकंदर आया था, उस लाइब्रेरी के ऊपर लिखा हुआ है कि भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित, कुत्तों के लिए प्रवेश है। क्यों यह हुआ? क्योंकि भारत का वो कौन व्यक्ति है जो लोग जा करके इस महान दस्तावेज, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि मौर्य कौम भारत की शासक जाति है, उसका रिकॉर्ड गायब करने की क्या जरूरत पड़ी? तो आप तो इतिहास पढ़ते नहीं, इतिहास को समझने के लिए तैयार नहीं, और नया इतिहास बनाने के लिए भी तैयार नहीं। जो मन में आए, जिधर मन में आए उधर चल जाए। तो मित्रों, इतिहास किसी कौम का ऐतिहासिक दस्तावेज होता है। अगर दस्तावेज में गड़बड़ी कर दी जाए, नाम दूसरे का लिख दिया जाएगा, तो वह जमीन किसी दूसरे की हो जाएगी, आपकी नहीं रहेगी। इसीलिए वह किताब गायब कर दी गई। परम सौभाग्यशाली हम लोग हैं, ये सारे किताबों का कॉपी मैंने मंगवा के रखा है। इसलिए मंगवा के रखा है कि आपको सही सही इतिहास की जानकारी दे सकूं।
दुनिया के 6 तत्कालीन लेखकों ने भी मेगास्थनीज की इंडिका से एक उद्धरण निकाल के अपनी किताबों को भरा है। उन उद्धरणों को मिला के एक नई किताब बनी है और 1846 में जर्मनी के बोर्न शहर से निकलने वाले प्रोफेसर शान बैग ने नई किताब लिखा, उसका नाम भी इंडिका है। उस इंडिका में जो जो बातें लिखी है आप पढ़ेंगे तो आंख के पट्टल खुल जाएंगे। भारत में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, मौर्य पीरियड में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, और भारत में उस समय कर्मचारी का जो चपरासी होता है और जो सेनाध्यक्ष होता है भारत का, चपरासी का वेतन 250 सोने का सिक्का था, और सेनाध्यक्ष जो राष्ट्रपति से नीचे होता है उसका वेतन 48,000 सोने का सिक्का। कितना भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न रहा होगा। तो मैं अगर वहां बोलूंगा तो फिर भारत के लोगों की चूल्हे हिल जाएंगी कि वह सिक्का जो हमारा आजादी के समय भी जो देश का 1 रुपया बराबर 1 अमेरिका के डॉलर था, आज हमारा 87 रुपया 87 पैसा बराबर 1 डॉलर। इतना उल्टा देश को बेचा किसने, काहे के लिए बेचा? क्योंकि आप में जो जागरूकता आ रही है, देर सवेर कहीं आप सत्ता पर न चले जाओ, उसके लिए लड़ाई न लड़ दो, इसलिए आर्थिक दृष्टि से इतना गुलाम बना दो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, 356, 358, 360 ये चारों में से जो आर्थिक संकट की धारा है उसको लागू करके मिलिट्री रूल लगा के तुम्हें कुचल दिया जाएगा। ये खेल चल रहा है देश में। खेल यहाँ आ गया, अभी जागे नहीं, अभी ऐसे ही खाने में भूले हुए हैं और कुचलने तक की तैयारी। तो होश तो संभालना पड़ेगा आपको। अब मैं आता हूं अपने महान शासक अशोका द ग्रेट। ये अशोका द ग्रेट जो हमारे देश की आन बान शान पहचान है, इनके लिए इतिहासकारों ने लिखा है। विसेंट स्मिथ, एच.जी. वेल्स ने लिखा एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या लिखा कि दुनिया के इतिहास से भरे पड़े पन्नों में फिर उन्होंने ही दोहराया। राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों, संत महात्माओं के बीच महाराज अशोक नक्षत्र मंडल में एकाकी तारे की भांति चमक रहे हैं। हर युग और हर राष्ट्र ऐसे शासक को जन्म नहीं दे सकता, लेकिन भारत भले ही जिस कौम में पैदा हुआ, कौम भले ही अपने इस महान बेटे की, अपने पूर्वज की लायकियत को भूल चुका है, लेकिन चीन और जापान उनकी महानता को आज भी कायम रखे हुए है। ये लिखा उस किताब में। चीन और जापान हमारी हिफाजत कर रहा है, हमारे पूर्वजों की आन बान शान। और मैं जानता हूं कि 14वीं शताब्दी में चीन का शासक अशोका द ग्रेट की मूर्ति बनाकर चीन का सबसे बड़ा आदर्श महापुरुष घोषित किया। आज भी प्रतिदिन फूल चढ़ाने जाता है वो राजवंश, जहां हमारे पूर्वजों की पूजा होती है दुनिया के 20 देश में, और हमारे देश से हमारा इतिहास गायब, जमीन के अंदर दफना दिया गया। और हम अपने को सोचते हैं बड़े बहादुर हैं, बड़े समझदार हैं। भाई मुझे समझने की जरूरत है, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि पूछे सिकताकण से हिमपति तेरा हुआ राजस्थान का। सिकताकण माने ओस की बूंद से, हिमपति माने हिमालय, ओस की बूंदों से हिमालय पूछता है। पूछे सिकताकण से हिमपति तेरा हुआ राजस्थान कहाँ, बन बन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला वह चंद्रगुप्त बलवान कहाँ। वह दादा चंद्रगुप्त कहाँ है जिन्होंने आज से 2350 साल पहले अखंड भारत का निर्माण किया। उन्हीं पूर्वजों की आप संतान हैं। उस समय तलवार चलानी पड़ती थी, गर्दन काटना पड़ता था, गर्दन कटाना पड़ता था। आज खाली वोट देना है, सरकार बनाना है। तो हम शायद इस बात को भूल गए कि दूसरे को वोट देके सरकार बना के हमें एक ईंट बिछाने के लिए, हैंड पाइप लगाने के लिए भीख मांगना, यही हमारे दिमाग की सबसे बड़ी योग्यता है। मित्रगण, इस योग्यता को बदल दो। जितना जल्दी आप सोचने की योग्यता बदलेंगे उतना जल्दी आपका भला होगा। इसलिए मैं दुनिया के महान क्रांतिकारी मार्क्स के शब्दों में कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री इज द इंजन ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी इतिहास क्रांति का इंजन है।